बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है 28 नवंबर 2022 और दिन है अपना पीर का। तो चलते हैं आज की कुछ खबरें जिनकी तरफ हम आज देखेंगे। सबसे पहले तो आज़म स्वाति की खबर है, उसके अलावा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हैं, उसके अलावा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का आज अलविदाई मुलाकातें हुई हैं प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट से। उसके अलावा इमरान रियाज ख़ान ने एक स्पेस ज्वाइन किया और उसके अलावा इमरान ख़ान का जो इजलास हुआ है आज उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम आज़म स्वाति पे। आज़म स्वाति पे अब तक तकरीबन 23 FIRें कट चुकी हैं जो कि सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में कटी हैं और उनका मतन तकरीबन एक जैसा ही है। उनकी कुछ सोशल मीडिया पे जो उन्होंने ट्वीट किए थे उनके हवाले से, और उन्होंने एक तकरीर जो इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी मार्च से की थी उस पर कुछ उनके अल्फाज जो थे बहुत सख्त थे, तो उसके ऊपर उनके ऊपर FIR कटी है और उनकी कल गिरफ़्तारी भी हो गई थी। अभी कुछ देर पहले फ़ाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उनके बेटे का भी रोते हुए फ़ोन आया इमरान ख़ान को, जिसमें उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया कि कल जो पेशी होगी अदालत में उस पर उनको कत्ल करने का एक ख़दशा ज़ाहिर किया गया है कि वहाँ पे उनको इनकाउंटर कर दिया जाएगा, उनके वालिद को गोली मार दी जाएगी। ये वाक़या उस वक्त शुरू हुआ था जब उनको पिछली दफ़ा जब गिरफ़्तार किया गया था सुबह 3 बजे के टाइम पे, तो मारा पीटा गया और उनको बरहना करके उनकी कुछ वीडियो वगैरह भी बनाई गई थी और उनकी एक ज़ाती नौयत की जो वीडियो थी उनकी फैमिली को भेजी गई थी। तो ये मामला कुछ रुका नहीं क्योंकि वो जो है इसके बाद उनका सॉफ्टवेयर कुछ अपडेट नहीं हुआ, या जैसे कहते हैं कि तो वो दोबारा आके मीडिया पे बोले और खुल के बोले ज़रा, तो उसके ऊपर दोबारा ये कार्रवाई शुरू हो गई और उनके ऊपर दोबारा FIR कटने का सिस्टम शुरू हो गया। अब देखना ये है कि ये जिन इलाकों में FIR कट रही हैं ये इलाके ये सूबे वो सूबे हैं जिनके ऊपर PDM की हुकूमत है। सिंध में, बलूचिस्तान में और इस्लामाबाद में इस वक्त PDM की हुकूमत है और FIRों की जो तादाद है तकरीबन 23 वो भी इन्हीं इलाकों में कटी है और इन्हीं एरियो में कटी है। तो उनकी तादाद मैंने कल आपको बता भी दिया था, कराची, टंडोमा, अपना कंदकोट और गोटकी में भी कटी हैं, नवाबशाह में भी कटी है, कोयटा और चमन में भी FIRें कटी हैं उनके ऊपर। चलते हैं अब इलेक्शन के हवाले से। आज़ाद कश्मीर में जो कल इलेक्शन हुए हैं उनमें 74 सीटों पे इलेक्शन थे, जिनमें से 72 सीटों पे इलेक्शन हुए और उनमें से जो अक्सरियत तादाद है वो 34 PTI ने जीती हैं। PP ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 23 सीट जीती हैं, 23 सीटें जीती हैं और PMLN जो नून लीग है उसने 9 सीटें जीती हैं। आज़ाद उम्मीदवार ने 7 सीटें जीती हैं। तो उसमें मार्का मार लिया है PTI ने। PTI सबसे आगे रही है और PTI हुकूमत बना लेगी वहाँ पे। और ये जो बलदियाती इलेक्शन है वो आज़ाद कश्मीर में तकरीबन कोई 31 साल बाद हुए हैं। चलते हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि अब रिटायर्ड हो रहे हैं। कल उनकी एक तकरीब है जिसमें वो नया आर्मी चीफ़ को अपनी छड़ी पेश कर देंगे। तो उनकी आज अलविदाई मुलाकातें हुई हैं PM के, प्राइम मिनिस्टर साहब से और अपना प्रेसिडेंट साहब से। अब उनकी प्रेसिडेंट साहब से जो तस्वीर है एक वो बहुत वायरल हो रही है, कुछ उसको फेक सी बना के, जहाँ पे कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगी हुई थी वहाँ पे इमरान ख़ान की तस्वीर जो लगा के वो पेश की जा रही है कि देखें जी इमरान ख़ान की तस्वीर लगाई हुई है और एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा कि ये फेक न्यूज़ हुकूमत में भी, इमरान ख़ान की हुकूमत में भी नहीं रुकी थी और अब भी रुकने का कोई नाम नहीं ले रही हैं। तो वो बार बार वही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और इन प्रोपेगेंडे के हवाले से मैं मौलाना फजलुर रहमान की एक तकरीर के हवाले से भी बात करूँगा। जो जलसे में कल उन्होंने एक तकरीर की थी जिस पर बहुत वाहियात किस्म की जो ज़बान है वो यूज़ की गई थी, जो किसी भी पार्टी लीडर को, पार्टी के जो हेड है उसको ये शोभा नहीं देता कि वो इस किस्म की ज़बान यूज़ करे ख़वातीन के लिए, और वो भी वोटर ख़वातीन के लिए, या जो वो PMLN के वर्कर हैं या PMLN के वोटर हैं उनके लिए ये PTI के वर्करों के लिए ये ज़बान इस्तेमाल करें। तो वो ज़बान इस्तेमाल की गई और मैं उसको यहाँ चला भी नहीं सकता हूँ और मैं उसको दोबारा सुनना भी नहीं चाहता हूँ। तो ये तकरीर नहीं करनी चाहिए थी, ये इसका ख्याल रखना चाहिए था क्योंकि वोटर चाहे किसी भी पार्टी का हो वो बाइस काबिल इज़्ज़त है और वो वोटर तो जाहिर सी बात है जिसका जो दिल चाहता है वो उसको वोट दे, उसको उस पर आपको बात करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके हवाले से कुछ वीडियोज़ भी शेयर की जा रही हैं मार्केट में, सोशल मीडिया पे, जो टोपी PTI की टोपी पहन के और उनके वो कुछ मुग़ल ज़ात
किस्म की वीडियोज़ हैं, आप मेरी वीडियो उठा के देख लें। जब ये आज़ादी मार्च शुरू हुआ था मैंने उसी दौरान ये कह दिया था कि पीटीआई को कुछ ख्याल रखना होगा कि इसमें कुछ किसी भी किस्म के जो जैसे बेहुदा किस्म के लोगों को इंटर करके या उनके ऊपर उनके सर पे पीटीआई की टोपी रख के या हाथ में तस्वीर पकड़ा के वो कुछ भी बयान ले लेते हैं और उसको फिर वो वही जो सोशल मीडिया है वो बाद में उसको ट्रोल करते हैं और दिखाते हैं कि जी पीटीआई के वर्करों की या पीटीआई के जो वोटर हैं उनकी ये सोच है। ये सोच किसी एक पार्टी की नहीं हो सकती है, ना कि वर्करों की हो सकती है। देखा जाए तो हर वर्कर हर पार्टी का जो मंशूर है वो लेके चलता है, और जो भी तकरीर हुई थी या जो फेक ड्रामा किया जा रहा है, मैं इसके हक में नहीं हूँ, मैं इसको कंडेम करता हूँ और ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ये आप करते हैं और ये आपको याद होगा, ये कोई आज की बात नहीं है। ये 1993 में बेनज़ीर को भी सेम इन्हीं हालात का प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ी थी। बेनज़ीर शहीद को, उनको भी सेम कभी यही मौलाना फजलुर रहमान उनको आके बोलते थे कि जी औरत की जो हुकूमत है वो हराम है। कभी उनकी नंगी तस्वीरें जो हैं वो गिराई जाती थी हेलीकॉप्टरों से। पीएमएलएन ने ये किया, वही दोबारा सेम। और इसमें जो दर्दनाक सिचुएशन है वो ये है कि ये पीपी इस वक्त इन्हीं जमातों का हिस्सा है, जबकि पीपी जो मैं समझता हूँ एक लिबरल जमात है और बहुत अच्छी पार्टी है। उनको इस चीज़ों को कंडेम करना चाहिए। और मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि ये इस वक्त जो टोला मिला हुआ है ना, जो टोले को एल्फी लगी हुई है, जैसे इमरान रियाज खान कहते हैं कि अपने व्लॉग्स में कहते हैं कि जी इनको कोई एल्फी लगी हुई है जो इनको जोड़ी हुई है। ना तो इनके नज़रियात मिलते हैं ना इनकी शक्लें मिलती हैं, फिर भी ये जुड़े हुए हैं। और वो एल्फी टूटने का बहुत करीब टाइम आ गया है, क्योंकि अब जब इलेक्शन में जो भी पार्टियां जाएंगी तो ये क्या नज़रिया लेके जाएंगी? ये एक दूसरे के नज़रिए को तो कैरी करके नहीं जाएंगी ना। जब इलेक्शन लड़ने का टाइम आएगा या इलेक्शन में जाने का, अभी जो माजी में हाल ही में जो 8 सीटों पे इलेक्शन हुए थे इमरान खान की, वो देखा था आपने कि ये तमाम जमातों ने इलेक्शन मिलकर एक कैंडिडेट खड़ा किया था और वो भी नहीं जीत सका था इनसे। तो अब जो जनरल इलेक्शन आएंगे उनमें क्या ये अपने अपने हिस्से बांट लेंगे कि जी आप यहाँ से लड़ लें, हम यहाँ से लड़ लेते हैं, एक एक कैंडिडेट करेंगे? इस तरह नहीं होता और ना ही ये होगा, ना ही ये पॉसिबल है। और ये क्या अगले इलेक्शन में जाके एक ही बंदे को, एक ही पार्टी को टारगेट करेंगे, पीटीआई को टारगेट करेंगे? ऐसा भी नहीं है। अब ये एल्फी टूटने का बहुत अनकरीब टाइम आ चुका है, और ये एल्फी जब जैसे ही टूटेगी तो इनके जो आपस में वो हैं इख्तलाफात वो खुल के सामने भी आ जाएंगे, जो कि एक नज़रियाती इख्तलाफात हैं। क्योंकि मैं नहीं समझता कि जो एमक्यूएम इस वक्त पीपी के साथ बैठी हुई है वो कोई नज़रियाती उनके जो है उनका नज़रिया एक जैसा है, या पीएमएलएन और पीपी जो बैठी हुई है वो उनका नज़रिया एक है, या पीपी को और मौलाना फजलुर रहमान को देख लें कि उनकी सोच या उनका मंशूर है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको इलेक्शन में जाके अलग अलग होकर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और वो देख लें। अभी तो ये इकट्ठे होकर नहीं लड़ सक रहे, जनरल इलेक्शन में अलग अलग होकर क्या लड़ेंगे? अभी जितने जो मजमा जमा किया है, चाहे वो 4 लाख का था, चाहे 10 लाख का था, 10,000 का था, 15,000 का था, 5,000 का था, जितने का भी था, क्या इतनी पीडीएम की जमातें इतना मजमा इकट्ठा कर लेंगी रावलपिंडी में? कर सकती हैं तो करके दिखा दें। आगे चलते हैं जी। हम लोग इमरान रियाज खान के हवाले से एक बात करता चलूँ। इमरान रियाज खान ने कल एक ट्विटर स्पेस ज्वाइन किया था जिसमें तकरीबन को 28,000 लोगों ने शिरकत की थी। उसमें उन्होंने एक सलूशन पेश किया था कि जी तमाम लोग जो है एक ख़त ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लिखें, जिसमें अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से बात करें और उनको सो मोटो एक्शन लेने की दरख्वास्त करें कि वो सो मोटो एक्शन लें, और एक अदालती कमीशन कायम किया जाए जिस पे वो ये तमाम तहकीकात हों कि जी उनके खिलाफ 16 FIR हैं, किसने काटी थी? 16 FIR काटने के बाद वो उनको किसने मजबूर कर दिया था कि वो पाकिस्तान छोड़ के कीनिया जैसे मुल्क में जाके रहें? जो दुबई से उनको निकलने पर मजबूर कर दिया गया था, वो किसने मजबूर किया था? तो वो सारी चीज़ें इस तहकीकात के नतीजे में सामने आ पाएंगी। अब चलते हैं हम जो मोस्ट हमारा इमरान खान ने आज एक ज़मान पाक में एक इजलास मुनक़िद किया। इजलास में उन्होंने कोर कमेटी के जितने मेंबर थे उन्होंने शिरकत की, और उस हवाले से बात हुई। मैं कल के व्लॉग में भी बात कर चुका हूं कि देखें, उन्होंने
करप्ट हुकूमत से निकलने का फ़ैसला तो कर लिया, लेकिन वो फ़ैसला किस नौइयत का था? आया वो असेंबलियाँ तोड़ना चाहते हैं या वो इस्तीफ़े देना चाहते हैं? तो आज उसी पे उनकी बात हुई थी, जो काफ़ी मीडिया ये चल रहा था कि जी उनकी बात किसी नतीजे पे नहीं पहुंची, लेकिन नतीजे पे पहुंच गई है। उसका नतीजा ये निकला है कि हम पार्टी जो असेंबलियां हैं वो तोड़ें, क्योंकि असेंबलियां तोड़ने के बजाय अगर वो इस्तीफ़े देते हैं तो वो भी तादाद तकरीबन कोई 300 साढ़े 300 के करीब पहुंच जाएगी। वो भी इतनी है, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन का सुबह बयान आ गया कि जी हम उन इलाकों में इलेक्शन करा देंगे। तो मेन मुद्दा है वो तो असेंबलियाँ तोड़ेंगे तो ही बनेगी। तो आज इस बात पे हतमी उनकी राय हो गई है कि जी असेंबली को तोड़ा जाएगा। अब देखते हैं जी केपीके में तो उनकी 2/3 मेजॉरिटी है, वो आराम से ये असेंबली तोड़ लेंगे, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद भी वहाँ पेश नहीं हो पाएगी और गवर्नर राज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, गवर्नर राज भी नहीं लगा पाएंगे। अब आ जाते हैं पंजाब असेंबली पे। पंजाब असेंबली पे वहाँ पे 176 जो सूबाई असेंबली के जो मेंबरान हैं उनकी तादाद है पीटीआई की, और 10 मेंबरान उनके साथ हैं अपना काफ लीग के। काफ लीग का बयान भी कल खुल के सामने आ गया कि जी हम जैसे इमरान खान बोलेंगे हम वैसे ही आधा मिनट भी नहीं लगाएंगे और असेंबली तोड़ देंगे। जहाँ तक रह गया गवर्नर राज का ताल्लुक, गवर्नर राज जब भी असेंबली में कोई सेशन चल रहा हो, ना तो उसमें अदम एतमाद पेश हो सकती है, ना ही उस असेंबली को गवर्नर राज लगाया जा सकता है। तो उस हवाले से भी परवेज़ इलाही साहब का बयान आया कि जी सेशन हमारा चालू है और इस पर आप गवर्नर राज नहीं लगा सकते, ना ही कोई आप तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकते हैं। ये जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन हम देख लेंगे। और उनका जो कहने का मकसद यही था कि जी हम आराम से ये ईज़िली तोड़ सकेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी आसानी से वो तोड़ सकते हैं, लेकिन मेन जो टारगेट है वो असेंबलियाँ तोड़ने का ही होगा। असेंबलियाँ तोड़ेंगे तो इन मेंबरान की तादाद डबल हो जाएगी, क्योंकि जितनी तादाद अभी अगर पीटीआई के जो मेंबरान है वो इस्तीफ़े दे के बाहर आते हैं तो उनकी तादाद तकरीबन कोई मिला के नेशनल असेंबली की सीट्स मिला के 576 बन जाती हैं, जिन पे इलेक्शन कराने वो भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि टोटल तकरीबन कोई 800 साढ़े 800 सीटें हैं। 800 सीटों में से अगर 550 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब है आप जनरल इलेक्शन ही कॉल कर दो और इन इलेक्शन पर आने वाला खर्चा तकरीबन कोई 22 से 23 अरब रुपए के करीब आएगा। तो ये क्या ये एक्सरसाइज दोबारा हो सकेगी? एक दफ़ा ये सीटें जिन पे पीटीआई इस्तीफ़ा दे देती है उन पे फिर उनके 4-6 महीने 8 महीने बाद दोबारा इलेक्शन में, तो ये खर्चा टोटल को तकरीबन 45 अरब तक जा पहुंचेगा और बहुत बड़ी वो प्रॉब्लम भी बन जाएगी इनके लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इसको झेल पाएंगे या इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। और जैसे ही ये अगर तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाते हैं तो और हालात जो हैं इस पोजीशन पे नहीं रहेंगे। हालात जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो मज़ीद चलता रहेगा और मज़ीद जो मुल्क की इस टाइम माशती सिचुएशन है वो कंटिन्यू रहेगी और इसको इतना लंबा नहीं खींच पाएंगे ये लोग। तो मेरा तो ख्याल है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ना चाहे, इस्टेब्लिशमेंट में इसमें ना हाथ डाले या इनको ना बचाए तो ये बड़े आराम से इलेक्शन की तरफ मूव हो जाएंगे। लेकिन अब देखते हैं कि वो इलेक्शन जो नई आने वाली इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि पुरानी इस्टेब्लिशमेंट तो इनका शायद थोड़ा बहुत साथ दे रही थी, लेकिन नई आने वाली इस्टेब्लिशमेंट पे डिपेंड करता है वो क्या करते हैं। वो अगर इसमें हाथ नहीं डालते या सियासत से दूर रहने का एक कहते हैं तो फिर आराम से इमरान खान नए इलेक्शन की तरफ ले जाएंगे, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह, मेरा मानना ये है। आगे चलते हैं जी। आज स्टॉक मार्केट के हवाले से स्टॉक मार्केट आज क्रैश कर गई है और अपने ये उसी बात का मज़र है जो हम लोग मैं अपने लास्ट व्लॉग्स में बार बार बोलता रहा हूँ कि जी मईशत की हालत इस वक्त कोई वेंटिलेटर पे ही है इस वक्त। और इन्होंने जो जुम्मे को शरह सूद में इजाफा किया था 16% के, वो तकरीबन 16 से 17% तक, वो आज मार्केट की सूरत में नज़र आई कि मार्केट क्रैश कर गई है और उससे तकरीबन 900 पॉइंट बैठ गई है। तो मैंने उसी दिन बोला था कि ये कारोबार रोकने का ही एक अमल है, इससे तो कारोबार रुक ही जाएगा, पहले ही रुका हुआ है और मज़ीद प्रॉब्लम में चले जाएंगे, महंगाई और बढ़ जाएगी और हालात कंट्रोल से बाहर होते चले जाएंगे। तो चलते हैं जी अपने अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और जाने से पहले आपका बहुत शुक्रिया अदा करता चलूं कि आप लोगों ने मेरे बहुत हिम्मत अफजाई की, साथ दिया मेरा। और मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और प्लस
अपना कमेंट से ज़रूर इज़हार ख्याल ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।